आज है 11 अप्रैल 2026 दिन सोमवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक्स को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। आज सुबह बाजार खुलने से पहले ही माहौल काफी कमजोर दिखाई दे रहा था। ग्लोबल संकेत दबाव में थे और निवेशकों के बीच डर और अनिश्चितता साफ नजर आ रही थी, जिसका असर बाजार खुलते ही तेज बिकवाली के रूप में देखने को मिला। शुरुआत में उम्मीद थी कि बाजार दिन के दौरान संभल सकता है, लेकिन हर घंटे के साथ बिकवाली बढ़ती गई। दिन खत्म होते होते सेंसेक्स 1300 अंकों से ज्यादा टूट गया और निफ्टी 23,850 के नीचे फिसलकर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप करीब 6 लाख करोड़ रुपए घट गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, एसबीआई और टाइटन जैसे बड़े शेयरों ने बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव बनाया। इन दिग्गज कंपनियों में कमजोरी आने की वजह से पूरे इंडेक्स का सेंटिमेंट खराब हो गया। सेंसेक्स करीब 1313 अंक गिरकर 76,015 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 360 अंक टूटकर 23,816 तक आ गया। वहीं बैंक निफ्टी में भी भारी बिकवाली दिखी और इंडेक्स 871 अंक गिरकर 54,440 पर बंद हुआ। एसबीआई में गिरावट लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। पिछले 2 कारोबारी सत्रों में शेयर करीब 11% टूट चुका है, जिससे बैंकिंग सेक्टर को लेकर निवेशकों की चिंता और बढ़ गई है। पूरे बाजार में कमजोरी के बावजूद वोडाफोन आइडिया ने शानदार तेजी दिखाई। कंपनी में हिस्सेदारी के पुनर्गठन की खबर आने के बाद निवेशकों ने इसे सकारात्मक संकेत माना और शेयर 8% से ज्यादा उछल गया। यूपीएल ने भी निचले स्तरों से दमदार वापसी की। मजबूत चौथी तिमाही के नतीजों के बाद शेयर में खरीदारी लौटी और स्टॉक 6% से ज्यादा चढ़ गया। एमसीएक्स के शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। कंपनी का ईबीडीए सालाना आधार पर करीब 35% बढ़ा, जिससे बाजार को संकेत मिला कि कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मजबूत बनी हुई है। अर्बन कंपनी का शेयर भी दबाव में रहा, क्योंकि कंपनी का घाटा और बढ़ गया। निवेशकों को उम्मीद थी कि कमाई के साथ नुकसान कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने से शेयर में बिकवाली बढ़ गई। स्विगी के शेयरों में भी कमजोरी बनी रही। बाजार को लगा कि कंपनी का क्विक कॉमर्स बिजनेस कंपेटिटर्स की तुलना में उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, इसलिए शेयर में 5% से ज्यादा गिरावट आ गई। आज का कारोबार ये संकेत देता है कि बाजार इस समय बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। अच्छे नतीजों वाले चुनिंदा शेयरों में जरूर तेजी दिख रही है, लेकिन कुल मिलाकर बाजार पर अभी भी डर और सावधानी का माहौल हावी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचत, विदेशी मुद्रा संरक्षण और आत्मनिर्भरता बढ़ाने को लेकर 7 बड़ी अपीलें की हैं। उन्होंने लोगों से पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने, गैर जरूरी विदेशी यात्रा टालने, सोने की खरीद कम करने और ईवी अपनाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल और सोने के रूप में विदेशों से आयात करता है। ऐसे में मिडिल ईस्ट संकट और महंगे क्रूड ऑयल के दौर में विदेशी मुद्रा बचाना और आयात पर निर्भरता कम करना देश की आर्थिक स्थिरता के लिए बेहद जरूरी हो गया है। पीएम मोदी ने लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो और कारपूलिंग अपनाने की भी अपील की। उनका कहना है कि अगर देश में ईंधन की खपत कम होती है तो इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और अर्थव्यवस्था पर दबाव घटेगा। पीएम की ईवी को बढ़ावा देने वाली अपील का सीधा असर बाजार पर देखने को मिला। जेबीएम ऑटो, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और एथर एनर्जी जैसे ईवी स्टॉक्स में 2% से लेकर 7% तक की तेजी दर्ज हुई। जेबीएम ऑटो में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली, क्योंकि बाजार को उम्मीद है कि सरकार आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसों और ई मोबिलिटी प्रोजेक्ट्स को और तेजी से आगे बढ़ा सकती है। वहीं एथर एनर्जी के मजबूत नतीजों और घटते घाटे ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। प्रधानमंत्री की अपील को इंडिया इंक से भी बड़ा समर्थन मिला है। सुनील भारती मित्तल, गौतम अडानी और वेणु श्रीनिवासन जैसे उद्योगपतियों ने कहा कि भारत को अब तेल आयात पर निर्भरता घटाकर रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और R&D पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल्स की शोभना कमिनेनी ने कहा कि फिलहाल ऑस्टेरिटी यानी खर्चों में संयम रखने का समय है। वहीं यूबीएस के एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार भविष्य में विदेशी मुद्रा बचत और तेल खपत कम करने के लिए और कड़े कदम उठा सकती है। सेनको गोल्ड के सीईओ शुभंकर सेन का कहना है कि ऊंचे दामों की वजह से गोल्ड इंपोर्ट पहले से ही कम हो रहा है। उनका अनुमान है कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद सोने के आयात में 10 से 12% तक अतिरिक्त गिरावट देखने को मिल सकती है।
GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का गोल्ड इंपोर्ट 2022 के $36.5 बिलियन से बढ़कर 2025 में $58.9 बिलियन तक पहुंच गया है। इसी वजह से सरकार और एक्सपर्ट्स दोनों विदेशी मुद्रा पर बढ़ते दबाव को लेकर चिंता जता रहे हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद गोल्ड और ज्वेलरी सेक्टर में भारी दबाव देखने को मिला। MCX गोल्ड जून 2026 फ्यूचर गिरकर 1.52 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया, जबकि टाइटन, सेनको गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स जैसे शेयर 7 से 9% तक टूट गए। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्ड ETF अभी भी निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प बना हुआ है। इसमें फिजिकल गोल्ड रखने की जरूरत नहीं होती और निवेशकों को बेहतर लिक्विडिटी, तारपेशिता और डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। प्रधानमंत्री की विदेशी यात्रा कम करने वाली अपील का असर ट्रैवल और एविएशन सेक्टर पर भी दिखा। इंडिगो, स्पाइसजेट, इक्जिको, थॉमस कुक और यात्रा ऑनलाइन जैसे शेयरों में 4 से 7% तक की गिरावट दर्ज हुई। वेस्ट एशिया संकट और कच्चे तेल की कीमतें $105 प्रति बैरल के करीब पहुंचने से एयरलाइंस कंपनियों की लागत तेजी से बढ़ रही है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF महंगा होने से एयरलाइंस के मार्जिन और मुनाफे पर सीधा दबाव पड़ रहा है। फर्टिलाइजर सेक्टर पर भी मिडिल ईस्ट संकट का असर पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया की करीब 33% फर्टिलाइजर शिपमेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती है। इससे सप्लाई चेन लागत और सरकारी सब्सिडी पर दबाव बढ़ने की आशंका बनी हुई है। सरकार ने भरोसा दिया है कि खरीफ सीजन से पहले देश में पर्याप्त फर्टिलाइजर स्टॉक मौजूद है और करीब 19.94 लाख मीट्रिक टन आयात सुरक्षित कर लिया गया है। इसी वजह से कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर्स, GSFC और दीपक फर्टिलाइजर्स जैसे शेयर बाजार में फोकस में बने हुए हैं। Hyundai मोटर इंडिया के शेयरों में करीब 5% की तेज बढ़त देखने को मिली, जबकि कंपनी का चौथी तिमाही का मुनाफा 22% घटकर 1,256 करोड़ रुपए रह गया। इसके बावजूद ब्रोकरेज हाउसेज ने स्टॉक पर बाय रेटिंग बरकरार रखी, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत बना रहा। कंपनी की जनवरी-मार्च तिमाही की आय 5% से ज्यादा बढ़कर 18,916 करोड़ रुपए पहुंच गई। यानी मुनाफे में दबाव के बावजूद Hyundai मोटर इंडिया की बिक्री और मुख्य कारोबार में मजबूती बनी हुई है, जिसे बाजार ने सकारात्मक संकेत माना। Hyundai मोटर इंडिया ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 21 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है। वहीं नए मॉडल लॉन्च, मजबूत एक्सपोर्ट और आने वाले समय में डिमांड ग्रोथ की उम्मीदों की वजह से एनालिस्ट कंपनी के भविष्य को लेकर अभी भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। कैनरा बैंक की चौथी तिमाही के नतीजे आने से पहले शेयर दबाव में था और सुबह करीब 131.60 रुपए तक फिसल गया था, लेकिन रिजल्ट जारी होते ही बाजार का सेंटिमेंट बदल गया और निवेशकों की जोरदार खरीदारी से शेयर तेजी से उछलकर 139 रुपए के करीब पहुंच गया। बैंक ने वित्त वर्ष 2026 में मजबूत प्रदर्शन किया है, जहां पूरे साल का नेट प्रॉफिट 12.7% बढ़कर 19,187 करोड़ रुपए पहुंच गया। हालांकि चौथी तिमाही का मुनाफा 5,004 करोड़ रुपए से घटकर 4,506 करोड़ रुपए रहा, लेकिन ये बाजार के अनुमान 4,410 करोड़ रुपए से बेहतर निकला। कैनरा बैंक की एसेट क्वालिटी में बड़ा सुधार देखने को मिला है। ग्रॉस NPA घटकर 1.84% और नेट NPA 0.43% पर आ गया, जबकि डिपॉजिट 14.46 लाख करोड़ रुपए और एडवांस 11.61 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए। हालांकि निम घटकर 2.54% रहा, जिससे ब्याज मार्जिन पर दबाव का संकेत मिला। इंडियन होटल्स कंपनी का शेयर 11 मई को करीब 1% गिरकर 664 रुपए पर बंद हुआ, लेकिन बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने शानदार Q4 नतीजे जारी किए। मुनाफा 600 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 2,765 करोड़ रुपए रहा, जो बाजार अनुमान से बेहतर निकला। साथ ही 3.25 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड के ऐलान से अब अगले कारोबार में शेयर पर सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। ग्रो में करीब 4,750 करोड़ रुपए की बड़ी ब्लॉक डील आने जा रही है, जिसमें सिकोया, यू कॉम्बिनेटर और रिबिट करीब 4.3% हिस्सेदारी बेचेंगे। डील का फ्लोर प्राइस 177 रुपए रखा गया है, जो मौजूदा भाव से करीब 8.5% कम है। इसलिए अब शेयर पर दबाव की आशंका बढ़ गई है। SBI ने बताया कि धर्मेंद्र सिंह शेखावत ने डायरेक्टर पद की उम्मीदवारी वापस ले ली है। अब बैंक उन्हें उम्मीदवारों की सूची से हटाएगा, जिसके बाद बाजार की नज़र SBI के बोर्ड चुनाव और आगे की नियुक्तियों पर बनी रहेगी। सिरमा SGS टेक्नोलॉजी के Q4 नतीजे मजबूत रहे। कंपनी का मुनाफा बढ़कर 101 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 1,465 करोड़ रुपए पहुंच गया। हालांकि एबिटा मार्जिन घटकर 11.89% रहा, जिससे संकेत मिला कि कंपनी पर लागत का दबाव अभी भी बना हुआ है।
JBM ऑटो के Q4 नतीजे मजबूत रहे, मुनाफा बढ़कर 74.2 करोड़ रुपए और एबिटा मार्जिन 12.8% हो गया। कंपनी ने 0.85 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया, जबकि ईवी सेक्टर में बढ़ती मांग से शेयर पर सकारात्मक माहौल बना हुआ है। अनंतराज के Q4 नतीजे भी मजबूत रहे। कंपनी का मुनाफा 147 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 647 करोड़ रुपए पहुंच गया। हालांकि एबिटा मार्जिन में हल्की गिरावट रही, लेकिन रियल एस्टेट और डेटा सेंटर बिजनेस की वजह से कंपनी की ग्रोथ मजबूत बनी हुई है। केंद्र सरकार 1 जुलाई 2026 से MGNREGA की जगह नया VBGRAMG एक्ट लागू करने जा रही है। इस नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को अब 100 दिन की बजाय 125 दिन का रोजगार गारंटी मिलेगा और फोकस सिर्फ मजदूरी नहीं, बल्कि गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर, जल सुरक्षा और क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ाने पर भी रहेगा। सरकार ने कहा है कि MGNREGA से नए सिस्टम में ट्रांजिशन पूरी तरह सीमलेस रहेगा। पुराने जॉब कार्ड्स अस्थायी रूप से मान्य रहेंगे और DBT के जरिए मजदूरी भुगतान, 15 दिन में काम देने की गारंटी और डिले कॉम्पनसेशन जैसे कई पुराने सुरक्षा प्रावधान जारी रहेंगे। नए कानून में फेस ऑथेंटिकेशन, अटेंडेंस, विलेज डेवलपमेंट प्लानिंग और पीक फार्मिंग सीजन में काम सीमित करने जैसे बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही सरकार का दावा है कि ये फ्रेमवर्क ग्रामीण रोजगार के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, स्किल डेवलपमेंट और लोकल इकोनॉमी को भी मजबूत करेगा। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर 4% गिरकर 326 रुपए पर बंद हुआ, लेकिन कंपनी को क्रोएशिया में 7,544 करोड़ रुपए के बड़े रेलवे प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर चुना गया है। ये बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर कंपनी की ऑर्डर बुक को मजबूत करेगा और इसका असर अगले कारोबारी सत्र में शेयर पर देखने को मिल सकता है। JSW एनर्जी के Q4 नतीजे काफी मजबूत रहे, जहां मुनाफा 415 करोड़ रुपए से बढ़कर 574 करोड़ रुपए पहुंच गया और रेवेन्यू भी 4,499 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सबसे बड़ा पॉजिटिव एबिटा मार्जिन रहा, जो 37.8% से बढ़कर सीधे 50% पहुंच गया। साथ ही कंपनी ने 2 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है। हेरिटेज फूड्स की आय बढ़कर 1,158 करोड़ रुपए पहुंच गई, लेकिन कंपनी का मुनाफा 38 करोड़ रुपए से घटकर 24 करोड़ रुपए रह गया। एबिटा और मार्जिन में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिससे संकेत मिला कि लागत का दबाव कंपनी की कमाई पर भारी पड़ रहा है। सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स ने 40 लाख शेयरों के बाईबैक का ऐलान किया है और बाईबैक प्राइस 110 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, जो मौजूदा बाजार भाव से काफी ज्यादा है। इसी वजह से अब अगले कारोबार में इस शेयर में तेज हलचल देखने को मिल सकती है। साई लाइफ साइंसेज ने भारत की पहली ऐसी CRDMO कंपनी बनने का दावा किया है, जिसकी पूरी फैसिलिटी अब 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चल रही है। इसे ESG और सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे कंपनी में ग्लोबल क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बढ़ सकती है। DB कॉर्प की चौथी तिमाही नतीजों के बाद शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली। रिजल्ट से पहले शेयर 223 रुपए तक गिर गया था, लेकिन मजबूत मुनाफा, बेहतर एबिटा और मार्जिन सुधार के बाद शेयर तेजी से उछलकर 245 रुपए के करीब पहुंच गया। गेटवे डिस्ट्रिप्रेक्स ने माना कि वेस्ट एशिया संकट और ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतों से कार्गो मूवमेंट प्रभावित हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने 2027 के लिए डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का लक्ष्य रखा है। रेल बिजनेस, इंदौर ICD प्रोजेक्ट और मजबूत मार्केट शेयर के दम पर कंपनी आगे की ग्रोथ को लेकर काफी भरोसे में दिख रही है। प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स ने चौथी तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए, जहां मुनाफा करीब 41% बढ़कर 93.70 करोड़ रुपए पहुंच गया और रेवेन्यू भी मजबूत बढ़त के साथ 721 करोड़ रुपए के पार रहा। कंपनी ने 10 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है और मैनेजमेंट में निरंतरता बनाए रखने पर भी जोर दिया है। RBI और यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ECB ने बैंकिंग और वित्तीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक बड़ा समझौता किया है। स्विट्जरलैंड के बासल में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा और यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्डे ने इस MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे भारत और यूरोप के आर्थिक रिश्तों के लिए अहम कदम माना जा रहा है। इस समझौते के तहत दोनों सेंट्रल बैंक आर्थिक नीतियों, डिजिटल पेमेंट, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी और बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी जानकारियां साझा करेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे भारत की ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में पकड़ मजबूत होगी और भविष्य में निवेश, व्यापार और आर्थिक स्थिरता को भी बड़ा फायदा मिल सकता है। भारत और अमेरिका के बीच चल रही बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बातचीत अब नए दौर में पहुंच सकती है। खबर है कि अगली मीटिंग भारत में हो सकती है, जहां दोनों देश भारत और अमेरिका के बीच चल रही बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बातचीत अब नए दौर में पहुंच सकती है। खबर है कि अगली मीटिंग भारत में हो सकती है, जहां दोनों देश ट्रेड, डिजिटल टैक्स और आयात नियमों जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अगर बातचीत सकारात्मक रहती है तो IT, एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा मिल सकता है। अमेरिका की सेक्शन 301 जांच भी
इस बातचीत का हिस्सा रह सकती है। आसान भाषा में समझे तो ये ऐसा ट्रेड टूल है जिससे अमेरिका दूसरे देशों की व्यापार नीतियों की जांच करता है। फिलहाल राहत की बात यह है कि भारत की तरफ से कोई नई इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाने के संकेत नहीं मिले हैं। अप्रैल महीने के म्यूचुअल फंड डेटा से साफ दिखा कि बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। इक्विटी इनफ्लो थोड़ा घटा जरूर है, लेकिन कुल AUM बढ़कर 81.92 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जो ये दिखाता है कि लंबी अवधि के निवेशक अब भी बाजार में पैसा लगा रहे हैं। लार्ज कैप फंड्स में निवेश थोड़ा धीमा पड़ा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में जबरदस्त दिलचस्पी बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि निवेशक अभी भी हाई ग्रोथ वाली कंपनियों पर भरोसा दिखा रहे हैं और ज्यादा रिटर्न की तलाश में रिस्क लेने को तैयार हैं। PMO में स्पेशल सेक्रेटरी शक्तिकांता दास ने कहा कि दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी अब न्यू नॉर्मल बन चुके हैं। इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और बैंकिंग सेक्टर पहले के मुकाबले ज्यादा स्थिर दिखाई दे रहा है। शक्तिकांता दास के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी रिकवरी कैपेसिटी रही है। हर बड़े ग्लोबल क्राइसिस के बाद भारत और मजबूती के साथ उभरा है, इसलिए दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत अब भी स्टेबिलिटी और ग्रोथ का मजबूत उदाहरण माना जा रहा है। मोल्ड टेक पैकेजिंग के मार्च तिमाही नतीजे काफी मजबूत रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट करीब 27% बढ़ा है और रेवेन्यू में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है, जिससे साफ है कि कंपनी का कारोबार लगातार मजबूत हो रहा है। कंपनी के फार्मा पैक्स बिजनेस में 200% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है, जो इसके लिए बड़ा पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। साथ ही कंपनी ने 2 रुपये प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है, इसलिए बाजार की नजर इस स्टॉक पर बनी रह सकती है। JTL इंडस्ट्रीज ने भी शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का प्रॉफिट सालाना आधार पर 2 गुने से ज्यादा बढ़ा है और रेवेन्यू में भी करीब 48% की मजबूत तेजी देखने को मिली है। कंपनी का EBITDA और मार्जिन दोनों मजबूत हुए हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि कंपनी ने खर्चों पर बेहतर कंट्रोल किया है। इसके साथ ही कंपनी ने 0.125 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने की भी सिफारिश की है। PVR आइनॉक्स के शेयर में रिजल्ट के दिन जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। कंपनी घाटे से निकलकर प्रॉफिट में आ गई, जिसके बाद शेयर तेजी से उछला और निवेशकों ने शुरुआती खरीदारी दिखाई, लेकिन ये तेजी ज्यादा देर नहीं टिक पाई और ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। मजबूत नतीजों के बावजूद शेयर में अचानक गिरावट ये दिखाती है कि फिलहाल बाजार में निवेशक तेजी आते ही मुनाफा वसूली कर रहे हैं और सेंटिमेंट अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। UPL की चौथी तिमाही में आय बढ़कर 18,335 करोड़ रुपए पहुंच गई, जो बाजार के अनुमान से बेहतर रही। कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के लिए EBITDA ग्रोथ गाइडेंस भी बढ़ाया है, जिससे आगे कारोबार में मजबूती की उम्मीद बढ़ी है। कंपनी का मुनाफा 1,294 करोड़ रुपए रहा, लेकिन ये बाजार की उम्मीद से थोड़ा कमजोर निकला। वहीं EBITDA मार्जिन 20.5% से घटकर 19.4% पर आ गया, जिससे साफ दिखा कि लागत बढ़ने का असर कंपनी की कमाई पर पड़ा है। सैस्किन टेक्नोलॉजीज के शेयर 20% के अपर सर्किट पर लॉक हो गए, क्योंकि कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में बेहद मजबूत ग्रोथ दिखाई। कंपनी की आय करीब 102% बढ़कर 1,113 करोड़ रुपए पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुनी है। ऑटोमोटिव, सेमीकंडक्टर और 5G टेलीकॉम सेक्टर से बड़े ऑर्डर मिलने की वजह से कंपनी के कारोबार में तेजी आई है। साथ ही AI, IoT और डिजिटल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की मजबूत डिमांड ने निवेशकों को शेयर में जमकर खरीदारी करने के लिए आकर्षित किया।